हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए आज के डे 4 के आंसर डिस्कशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले डे 1, डे 2 और डे 3 के वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप जाकर वहां चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पर डे आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके मॉडल आंसर्स पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप वहां जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नो आज जो डे 4 है, इसका जो मेन टॉपिक आपको दिया गया था दैट वाज रिलेटेड टू जस्टिस। तो जस्टिस के ऊपर 2 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करके क्वेश्चन की मेन डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम इसके आंसर के अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम समझते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट कम्युनिटेरियंस जनरली कंटेंट दैट द रॉल्सियन लिबरल सेल्फ इज ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक and that therefore justice as fairness is insufficient to provide for important shared and communal values critically examine। देखिए, इसका डायरेक्टिव वर्ड तो आप समझ गए। डायरेक्टिव वर्ड का मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिन। का मतलब है कि आपको दोनों ही पक्षों को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना है। मतलब कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के जो पक्ष में भी आपको चीजें बोलनी है और इसके विपक्ष में भी, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट, दोनों को ही आपको प्रॉपर्ली चेक करना है। एंड देन फाइनली यू हैव टू एग्जामिन कि कौन सा पार्ट ज्यादा बेटर है, मतलब फॉर ज्यादा बेटर है या फिर अगेंस्ट ज्यादा बेटर है। इसका मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिन करना, मतलब दोनों ही पक्षों को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना कि इसके फॉर में क्या क्या स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, इसके अगेंस्ट में क्या क्या स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और उस क्वेश्चन के मेन वैल्यू को, जो मेन चीजें पूछी जा रही हैं, वो आप समझ गए होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन के हिडन मीनिंग को अगर आप समझ लोगे तो ये क्वेश्चन दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी टू आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बात करता है कम्युनिटेरियनिज्म के बारे में। कहता है कि जो कम्युनिटेरियंस होते हैं उनका ये मानना है कि जो रॉल्स का जो लिबरल सेल्फ थ्योरी है, देखिए रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल से रिलेटेड एक थ्योरी देता है। मतलब इंडिविजुअल्स को सेंटर पे रखकर तब वो थ्योरी देता है। तो कम्युनिटेरियंस का मानना ये है कि ये जो थ्योरी, रॉल्स की थ्योरी है, ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर ही ध्यान दे रहा है। इसके कारण, मतलब इसके इतने ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होने के कारण कि जो रॉल्स की जस्टिस एज फेयरनेस की थ्योरी है वो इनसफिशिएंट है। मतलब कि वो सफिशिएंट नहीं है कि वो किसी भी तरीके के शेयर्ड वैल्यू को या फिर कम्युनल वैल्यूज को प्रमोट कर सके। कम्युनल वैल्यूज का सीधा सा मतलब है कम्युनिटी से रिलेटेड वैल्यूज को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो फिर से अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो कम्युनिटेरियंस का कहना यह है कि जो रॉल्स की थ्योरी है वो इंडिविजुअल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। उसके कारण जो कम्युनिटी बेस्ड वैल्यूज हैं उनको वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। इसी चीज को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। आई होप आप इसका मेन क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है, तो मेन हिडन मीनिंग है, वो आप इसमें प्रॉपर्ली समझ चुके हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन के जो मेन कोर एरियाज हैं वो तो आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन किस चीज के आसपास में पूछा जा रहा है। सबसे पहले दिस इज बीइंग आस्क्ड अराउंड कम्युनिटेरियनिज्म। ठीक है, कम्युनिटेरिज्म, जो कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए कि रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो एग्जैक्टली क्या बोलता है। जो जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली जस्टिस एज फेयरनेस है क्या, और क्या सच में ये इंडिविजुअल्स के ऊपर ओवर एम्फेसिस करता है, या फिर कम्युनिटेरियनिज्म जो है वो क्या यहां पर गलत इल्जाम लगा रहा है। राइट, इसी चीज को हमें यहां पर चेक करना है। तो देखो, इस आंसर को डिस्कस करने से पहले कि इस आंसर का अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें यह डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटेरियनिज्म क्या है, और देन उसके बाद यह डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। द मोमेंट हम ये दोनों चीजें समझ जाएंगे तब ऑटोमेटिकली हमें कम्युनिटेरियनिज्म और रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बीच में जो लिंक है, जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, वो भी हमें साथ में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कम्युनिटेरियनिज्म। अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कम्युनिटेरियनिज्म क्या है। सबसे पहले अगर आप कम्युनिटेरियनिज्म को देखो तो कम्युनिटेरियनिज्म के अंदर एक वर्ड आता है दैट इज कम्युनिटी। इसका मतलब है जो कम्युनिटेरियनिज्म है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के बारे में बात करता है। अब देखिए, अगर वो कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है तो हल्का सा हम इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इससे पहले अब देखिए, इस स्कूल ऑफ थॉट का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो स्टार्ट होता है जॉन लॉक से। ठीक है, अगर आप जॉन लॉक को जानते हैं तो जॉन लॉक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि उन्होंने इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। राइट, उन्होंने कहा था कि हर चीज जो है वो इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से ही होनी चाहिए। राइट, सो अगर वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को, कम्युनिटी को, नेशन को, कल्चरल ग्रुप्स को, इन सबको इग्नोर कर देते हैं। राइट, सो व्हेन जॉन लॉक सेज दिस थिंग कि इंडिविजुअल सुप्रीम है, इंडिविजुअल्स के ऊपर ही सारी की सारी थ्योरीज बननी चाहिए, तो इसके अगेंस्ट में ध्यान रखिएगा, इस इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट में एक न्यू थ्योरी आती है। उस थ्योरी को कहते हैं कम्युनिटेरियनिज्म।
राइट। और कम्युनिटेरियनिज्म आगे जाकर एक स्कूल ऑफ थॉट बनता है जिसके ऊपर मेन फोकस क्या होता है, मेन फोकस होती है कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखने की। मतलब कि सीधे शब्दों में कहा जाता है कि आपको इंडिविजुअल्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट आपको कम्युनिटी के ऊपर फोकस करना है। मतलब आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं, दोज डिसीजंस शुड बी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कम्युनिटीज। मतलब कम्युनिटी का इससे भला हो रहा है या फिर नहीं, कम्युनिटी का फायदा हो रहा है नहीं, इस चीज के ऊपर ध्यान में रखकर ही हमें कोई भी डिसीजंस लेना है। आई होप आप इसके पीछे का जो मेन आइडिया था वो आइडिया समझ गए। अब देखिए, जब कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स आते हैं, दे आर कॉल्ड एज ही इज कॉल्ड एज माइकल सैंडल। ठीक है, अब देखिए माइकल सैंडल ने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। अब देखो ये जो बुक थी ना, इस बुक के अंदर इन पर्सन ने, मतलब माइकल सैंडल ने एक पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, एंड दैट पर्सन वाज जॉन रॉल्स। बिकॉज जॉन रॉल्स ने उस टाइम अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, और थ्योरी ऑफ जस्टिस थोड़ी देर में हम समझेंगे जॉन रॉल्स की क्या है, बट थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर उन्होंने पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही सेंटर पर रखा, मतलब सेंटर पर रखा था। और जॉन रॉल्स के मतलब इनके मुताबिक क्या होता है कि हर एक जो जस्टिस के फिनोमिनाज है, जस्टिस के जितने भी डिसीजंस है, एवरी सिंगल डिसीजन इज टेकन बाय द इंडिविजुअल्स, फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सो जॉन रॉल्स का मानना यह है कि इंडिविजुअल्स फिर से सेंटर पर होते हैं। बट इसी चीज के अगेंस्ट में माइकल सैंडल, जो कि कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट को स्टार्ट करने वाले पर्सन है, उन्होंने जॉन रॉल्स के अगेंस्ट में अपने इस किताब के अंदर लिखा था। आई होप आप ये मेन चीज तो समझ गए। अब देखिए, जब भी आप कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करेंगे तो पहला जो आप ऑथर को, जो फर्स्ट स्कॉलर है जिसको आप ऑब्वियसली मेंशन करेंगे, ही विल बी माइकल सैंडल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, एक का नाम है एलिस डायर मैकिंटायर। ठीक है, याद रखिएगा, एलिस डायर मैकिंटायर। ठीक है, देन थर्ड स्कॉलर आपको उसमें हो जाएंगे माइकल वॉल्जर। एंड फोर्थ जो इसमें है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड एज चार्ल्स टेलर। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो कि कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड हैं। आपको इन चारों के नेम्स याद रखने हैं ताकि आप अपने आंसर के अंदर उनको इजीली कोट कर सकें और वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, ये जितने भी पर्सन थे, एलिस डायर, माइकल वॉल्जर, चार्ल्स टेलर और साथ ही साथ यहां तक कि माइकल सैंडल भी, ये लोग दो पर्सन से काफी ज्यादा प्रभावित थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनमें से दो पर्सन में से जो पहला पर्सन था, ही वॉज हीगल। ठीक है, हीगल का आपने एक पर्सपेक्टिव सुना होगा जहां पर वो बोलते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है उसकी रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब फैमिली से भी ज्यादा, इंडिविजुअल से भी ज्यादा, यानी कि सिविल सोसाइटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है हीगल के द्वारा। तो देखो, अगर सिविल सोसाइटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के ऊपर ही फोकस कर रहा है ना, मतलब इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट फोकस किया जा रहा है। तो यही चीज तो ऑब्वियसली कम्युनिटेरियंस को चाहिए, इसलिए कम्युनिटेरियंस इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और सेकंड पर्सन जिससे कम्युनिटेरियंस काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, उनका नाम था रूसो। राइट, रूसो का आपको थ्योरी याद होगा, जनरल वेल का थ्योरी जो था। राइट, हम इसको ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जो मेन स्कॉलर्स हैं, वो हीगल और रूसो से बहुत ज्यादा लिंक कर पाते हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज्यादा प्रभावित है, बिकॉज इन्हें लगता है कि ये कुछ और भी स्कॉलर्स हैं, मतलब सिर्फ हम अकेले नहीं है, कुछ और भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ऑब्वियसली कम्युनिटी के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप मेन चीज समझ गए। जो कम्युनिटेरियनिज्म है वो कम्युनिटी के बेनिफिट के बारे में बात करता है, वो कम्युनिटी से रिलेटेड पर्सपेक्टिव के बारे में बात करता है। देखिए, कम्युनिटेरियनिज्म का कहना यह है कि जो इंडिविजुअल्स की खुद की इंपॉर्टेंस है उसे कम नहीं कर सकते हम। इंडिविजुअल्स की खुद की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इंडिविजुअल्स की अपनी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है, दैट इज टोटली करेक्ट। बट वो कुछ भी जो आइडेंटिटी उनको मिलती है, जो भी टैलेंट वगैरह उनके पास है, ठीक है, ये सब कुछ उनको कम्युनिटी से ही तो मिला है। राइट, या फिर उनको कम्युनिटी के लिए ही तो वो सब चीजें कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसके पास कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट का बेनिफिट वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकता है। राइट, वो बेनिफिट वो कम्युनिटी के लिए कर सकता है। सो कम्युनिटेरियनिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, उनका कहना यह है कि हर चीज जो होती है, अगर इंडिविजुअल कुछ करता भी है तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए ही करता है। सो एंड ऑफ द डे सेंटर पे कौन है? सेंटर पे इट शुड बी कम्युनिटी। ठीक है, ऐसा कहना है कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट के और जितने भी प्रोपोनेंट्स हैं उनका। अब देखो, साथ ही साथ कम्युनिटेरियनिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बोलते हैं कि अगर हम एवरी सिंगल थिंग में कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो पॉलिटिकल लाइफ में उसको इंपॉर्टेंस क्यों ना दें। देखो, पॉलिटिकल लाइफ को समझिए। अगर एक पॉलिटिशियन है तो क्या पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिविजुअल के बेसिस पे सोच सकता है?
नहीं, राइट। देखिए आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आइडियली तो किसी भी पॉलिटिशियन को अपने इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं सोचना चाहिए। उसे किस चीज के बारे में सोचना चाहिए? उसे सोचना चाहिए अपनी कम्युनिटी, जो उसकी सोसाइटी है उसके बारे में, राइट। किस तरीके से वो सोसाइटी का बेनिफिट कर सकता है, किस तरीके से वो किसी कम्युनिटी का बेनिफिट कर सकता है, किस तरीके से अपने कम्युनिटी एंड सोसाइटी को प्रोग्रेस की रोड पर आगे लेके जा सकता है। यही तो हमारे पॉलिटिकल लाइफ का मेन मकसद है, राइट। और कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है कि जो स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स को स्टार्ट किया गया था, जो स्टेट का पर्सपेक्टिव आया था, उसका मेन पर्सपेक्टिव भी यही था कि कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। ये नहीं था कि किसी एक इंडिविजुअल को आगे लेके जाना है। सो आई होप आप इस चीज को प्रॉपरली समझ पा रहे हैं कि कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट का जो मेन स्कूल ऑफ थॉट है, मेन जो थीम है, जो मेन कोर आइडिया है, दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी। और कम्युनिटी के साथ साथ में वो लोग इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये हमने पूरी समझा कि कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट एग्जैक्टली क्या बोलता है, ठीक है। आई होप आपको कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कोई भी डाउट अब नहीं होगा। अब देखिए, इसके बाद जो हमें समझना है वो है जॉन रॉल्स के बारे में। अब देखिए, जॉन रॉल्स एक अमेरिकन स्कॉलर थे। जॉन रॉल्स जो है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। मतलब जस्टिस से रिलेटेड उन्होंने एक थ्योरी दी है। अब जो ये जस्टिस की थ्योरी दी है, उसे हम जस्टिस एज फेयरनेस समझ सकते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसको फेयरनेस क्यों बोला जा रहा है, बट आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि इसका नेम जो है दैट इज जस्टिस एज फेयरनेस। अब देखिए, इससे पहले कि है हम जॉन रॉल्स की जस्टिस एज फेयरनेस या फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझे, उससे पहले एक ऑल्टरनेट आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं, एक ऑल्टरनेट आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली वो आइडिया किस तरीके से काम करेगा। देखो, जॉन रॉल्स बोलते हैं या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन बोलता है कि अगर किसी समाज के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर हमें जस्टिस मेंटेन करनी है, तो इस जस्टिस को मेंटेन करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाएंगे, राइट। बट ये लॉज कौन बनाएगा? ये लॉज एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल्स ही तो बनाएंगे, कोई ना कोई एक पर्सन ही तो बनाएगा, राइट। मतलब कोई इंडिविजुअल है जो कोई ना कोई लॉ बना रहा है, राइट। किसी पर्सपेक्टिव, किसी पर्टिकुलर लॉ को बना रहा है, किसी भी चीज के लिए, बे इट किसी क्राइम के लिए, मर्डर के लिए, राइट। किसी भी चीज के लिए अगर लॉ बनाया जा रहा है, बट वो लॉ बनाया कौन? वो इंडिविजुअल ही तो बनाएगा, राइट। अब देखिए, जब ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस लॉ को बना रहा है, तो क्या इस लॉ को बनाते टाइम इस इंडिविजुअल के अंदर कोई बायसनेस नहीं आएगी, राइट। कुछ ना कुछ बायसनेस तो डेफिनेटली होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर उसको मर्डर के अगेंस्ट लॉ बनाना है, ठीक है, बट अगर उसने खुद ही मर्डर कर रखा है किसी और का, तो वो क्या कोशिश करेगा कि वो मर्डर के अगेंस्ट कम से कम पनिशमेंट रखेगा, मतलब या फिर कोई भी पनिशमेंट नहीं रखेगा, ताकि बाद में अगर उसको मतलब इसी लॉ के तहत कोई भी पनिशमेंट देनी हो तो उसे खुद मतलब कम से कम पनिशमेंट मिले। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल जब भी किसी लॉ को बनाएगा, राइट, इंडिविजुअल को जब पता है कि मैंने सेम गलती कर रखी है और तब वो जाकर किसी लॉ को बनाता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बायसनेस आ जाती है। और बायसनेस आने के कारण क्या होता है, वो कुछ ना कुछ करके उस पर्टिकुलर जस्टिस की वैल्यू को अनफेयर कर देगा, राइट। तो क्या ये जो जस्टिस की वैल्यू है, जहां पर उसने मर्डर का जो लॉ बनाया, क्या वो लॉ हम फेयर कह सकते हैं? क्या ये जस्ट है? नहीं है, राइट। बिकॉज इसके अंदर बायसनेस आ गई, बिकॉज उसने खुद का फायदा देखा, उसने देखा कि किस तरीके से मैं खुद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बच जाऊं, तब जाकर उसने उस लॉ को बनाया। इसका मतलब है जब उसने लॉ बनाया, अब इस लॉ को पूरी सोसाइटी के अंदर जब इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली एक अनजस्ट लॉ या फिर एक अनफेयर लॉ पूरी सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट हो गया। सो इसे कहते हैं एक अनफेयर लॉ या फिर अनफेयरनेस ऑफ या फिर सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं अनफेयरनेस ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाया एक ऑल्टरनेट व्यू क्या है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉन रॉल्स कंसेप्ट लेके आते हैं कि जिसमें वो बोलते हैं कि जस्टिस जो है वो फेयर होना चाहिए। जस्टिस इस बात पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि एक इंडिविजुअल की बायसनेस क्या है, इंडिविजुअल क्या सोच रहा है। अगर वो इस बात पे डिपेंड करे तो जस्टिस फेयर कैसे होगी, राइट। अब देखिए, तो यहां पे जॉन रॉल्स क्या बोलते हैं? जॉन रॉल्स बोलते हैं जितने भी लॉज होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, वो अभी भी इंडिविजुअल ही बनाएंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल्स ही वो पर्सन है जो कि कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। सो इंडिविजुअल्स ही लॉ बनाएंगे। बट इस चीज को हमें इंश्योर करना होगा कि वो जो बायसनेस वाला कंसेप्ट है वो इंडिविजुअल के अंदर ना आए। तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, जॉन रॉल्स का बोलना यह है कि अगर एक इंडिविजुअल किसी लॉ को या फिर किसी रूल को बना रहा है, यानी कि जस्टिस के कंसेप्ट को बना रहा है, तो उससे पहले उसको एक ओरिजिनल पोजीशन में जाना होगा, राइट। ओरिजिनल पोजीशन के अंदर जाना होगा। नाउ ओरिजिनल पोजीशन से जॉन रॉल्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ओरिजिनल पोजीशन जो है उसके अंदर वो एक कंसेप्ट लेके आते हैं, बोलते हैं जो भी पर्सन इस जस्टिस के लॉ को बनाएगा या फिर रूल को बनाएगा, उसको सबसे पहले एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर आना होगा, राइट। वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब देखिए, वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या है? वेल का सीधा सा मतलब होता है नकाब, ठीक है, और इग्नोरेंस का मतलब होता है जहां आपको कुछ भी पता ना हो, ठीक है, पता ना हो। तो सीधे शब्दों में जॉन रॉल्स का मेन मीनिंग क्या है, मेन इशारा किस तरफ है?
देखो, जॉन रॉल्स ये बोलना चाहते हैं कि जब भी कोई पर्सन जस्टिस के लॉ को बनाने जाएगा तो उससे पहले उसको एक ओरिजिनल पोजीशन के अंदर रखा जाएगा, और जो ओरिजिनल पोजीशन है उसका मतलब यह है कि उसको एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर रखा जाएगा। वेल ऑफ इग्नोरेंस का सीधे शब्दों में मतलब समझे कि जो भी पर्सन वो लॉ बना रहा है उसको अपनी खुद की पोजीशन के बारे में पता नहीं है। सीधे शब्दों में उस पर्सन को ये नहीं पता कि आगे जाकर वो रिच है या फिर पुअर है या फिर किसी एडवांटेज सेक्शन से आता है या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन से आता है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। अब जब वो लॉ बनाएगा तो उसके अंदर वो बायसनेस आ ही नहीं सकती ना, बिकॉज देखो, अगर वो रिच होता तब जाकर वो अपने फायदे के लिए, तब वो रिच के लिए लॉ बनाता। अगर वो पुअर होता तो ऑब्वियसली पुअर के बेनिफिट के लिए लॉ बनाता। अगर वो एक डिसएडवांटेज सेक्शन से होता तो वो उनके बेनिफिट के लिए लॉ बनाता। बट द पॉइंट इज, अगर किसी पर्सन को पता ही नहीं है कि मैं किस ग्रुप का पार्ट हूं, तो वो किस तरीके से किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बेनिफिट करेगा? नहीं कर सकता ना। इसलिए यही बोला जाता है, जॉन रॉल्स के द्वारा बोला जाता है कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंदर जाएगा तो उसे जब पता ही नहीं है कि मैं किस पोजीशन का पार्ट हूं, तब वो कैसे किसी भी तरीके का बायसनेस लेकर आ पाएगा। जब वो नहीं ला पाएगा तो अब जो जस्टिस के लॉ बनेंगे वो पूरी तरीके से फेयर होंगे। देखो, फेयर क्यों होंगे? बिकॉज ये पर्सन कोशिश करेगा कि मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का मैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट क्यों ना हूं, मुझे भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। राइट? तो कोशिश करेगा कि रिच को भी, पुअर को भी, एडवांटेज सेक्शन को भी और डिसएडवांटेज सेक्शन को भी, चारों को ही इक्वली सब कुछ प्रोवाइड करे, ताकि मैं वो किसी में भी जाए, वो पर्सन जो लॉ बना रहा है वो किसी में भी जाए, उसको वो सारा का सारा शेयर मिल जाए। ठीक है? आई होप आप इस चीज को समझ गए। अब देखिए, यहां पर एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल जगह पे यूज होता है, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर एग्जांपल से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको उससे इजीली समझ आ जाएगा। जस्ट सपोज देयर इज अ केक। ठीक है? एक केक है। नाउ मान लेते हैं कि टोटल 8 लोग हैं, 8 पर्सन हैं जिनके बीच में इस केक को काटना है। ठीक है? और इस केक काटने की जिम्मेदारी जो है वो आपको दी गई है, मतलब यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एक केक काटना है। अब देखो, जस्ट सपोज आपको पहले से बता दिया जाए कि ठीक है, आप ऐसा करो, आप अपने हिसाब से केक काटो, फिर जो आपको चाहिए होगा वो पीस आप ले लेना। तो आप क्या करोगे? आप अपने लिए सबसे बड़ा वाला पीस काटोगे और जो बाकी लोग हैं उनके लिए छोटे छोटे पीसेस काटोगे। राइट? तो जो छोटे छोटे पीसेस है आप वो उनको दे दोगे और जो सबसे बड़ा वाला पीस है वो आप अपने लिए ले लोगे। राइट? बट क्या ये जस्टिस फेयर हुआ? नो। राइट? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इस पर्टिकुलर केक को काटने की, बट आपने इसको अनफेयरली कंप्लीट किया। राइट? दिस इज नॉट फेयर। तो रॉल्स के हिसाब से ये जस्टिस नहीं है। अब देखो, सेम सिचुएशन फिर समझते हैं। फिर से केक है, टोटल 8 लोगों के बीच में बांटनी है, फिर से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस केक को काटने के लिए। बट इस बार आपको यह नहीं पता कि आपको इनमें से कौन सा पीस मिलने वाला है। यू डोंट नो कि इनमें से कौन सा पीस आपके हक में आएगा और कौन सा पीस किसके हक में जाने वाला है। सो अब आप क्या कोशिश करोगे? आप कोशिश करोगे कि ये 8 पीस बिल्कुल इक्वल हो। राइट? बिल्कुल इक्वल हो, ताकि मेरे हिस्से में जो भी पीस आए वो एटलीस्ट इतना बड़ा तो हो। राइट? आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। इसी चीज को रॉल्स यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी पर्सन को पता ही नहीं है कि उसका पोजीशन क्या है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि केक का कौन सा पीस उसे मिलने वाला था, तब वो कोशिश करेगा कि हर एक पीस को इक्वल रखे ताकि उसके पास भी वही चीज आए, एटलीस्ट उतना तो आए जितना सबके पास जा रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ जस्टिस। दिस इज कॉल्ड एज जस्टिस एज फेयरनेस। मतलब यहां पर जस्टिस जो है पूरी तरीके से फेयर है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हर एक डिसीजन जो यहां पर लिया गया है उसके अंदर कोई भी बायसनेस नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी ग्रीड नहीं है। यहां पर हर चीज जो है वो इक्वली बटेगी, एवरी सिंगल पर्सन के पास जाएगी। तो आई होप आपको सबसे पहले तो ये दोनों चीजें समझ आ गई। जिसकी देखो, क्वेश्चन के अंदर मेन डिमांड क्या था क्वेश्चन की? आई होप आपको याद होगा क्वेश्चन के जो 2 मेन कीवर्ड्स थे। पहला कीवर्ड था रिगार्डिंग कम्युनिटेरियनिज्म और जो दूसरा कीवर्ड था दैट वाज रिगार्डिंग जो जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस था। ठीक है? एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा था कि जो कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट के लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि जो रॉल्स की थ्योरी है वो ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक है। पहली बात तो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पे फोकस करती है, इसलिए जो जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट है वो इनसफिशिएंट है अगर हम किसी भी कम्युनल वैल्यूज या फिर शेयर्ड वैल्यूज की बात करें तो हम सबसे पहले कम्युनिटेरियनिज्म के बारे में समझ गए। अब हम उसके बाद हमने फिर रॉल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जिसके अंदर हमने जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट भी समझ लिया। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, मतलब एज टू हाउ इस क्वेश्चन को हम आगे लेकर चल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम समझते हैं कि इसके क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है। देखिए, जब आप इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं कम्युनिटेरियनिज्म क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिटेरियनिज्म। यहां पर आप बता सकते हैं कि किस तरीके से जॉन लॉक के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था। राइट? और ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट ये बात करता है। राइट? सबसे पहले तो आप ये बताओगे, उसके बाद आप बताओगे माइकल सैंडर का नाम आप बताओगे, उसके बुक का नाम बताओगे और आप बताओगे कि किस तरीके से माइकल सैंडर ने अपने बुक के अंदर किसको क्रिटिसाइज किया है, किसको टारगेट किया है। दैट वाज जॉन लॉक। ठीक है? सॉरी, नॉट जॉन लॉक, इट वाज जॉन रॉल्स।
ठीक है, आई होप आप इसी को समझ रहे हैं। ठीक है, नाउ द मोमेंट यू हैव मेंशन दीज थिंग्स, इट मींस कि आपने कम्युनिटेरियन जो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट है उसको ही मेंशन कर दिया, आपने माइकल सैंडर को मेंशन कर दिया और आपने रॉल्स को ही मेंशन कर दिया। मतलब आप क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना होगा। अब देखो, जब आप बॉडी पार्ट के अंदर आओगे तो सबसे पहले तो आप रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर आओगे। आप बताओगे कि किस तरीके से थ्योरी ऑफ जस्टिस एक जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट है। तो यहां पर जैसा हमने डिस्कस किया, आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट है वो समझाओगे। आप समझाओगे कि किस तरीके से जस्टिस सबके लिए फेयर होने वाली बात है, राइट। किस तरीके से रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस हम सबके लिए फेयर बना सकते हैं। आप इन चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करोगे। अब आप आओगे जो कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो क्यों और कैसे क्रिटिसाइज करते हैं और रॉल्स को। अब यहां से हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है वो रॉल्स को क्यों और किस तरीके से क्रिटिसाइज करती है। देखो, क्वेश्चन आपको याद है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट ये बोलती है कि रॉल्स का जो जस्टिस थ्योरी है वो ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक है। ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक मतलब वो कुछ ज्यादा ही इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से सोचिए, तो अभी हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, प्रॉपर्ली डिस्कस किया, तो उसके अंदर आप एक चीज तो समझ गए कि जितने भी जस्टिस के लॉज बन रहे हैं वो लॉज बना कौन रहा है, वो लॉज इंडिविजुअल्स ही तो बना रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स हर एक लॉ को बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, वो इंडिविजुअल के पास है। देन वो इंडिविजुअल जो कुछ भी बना रहा है वो किसके विवेक से, किसकी बुद्धि से, किसके नॉलेज से बना रहा है, उसके सेल्फ के नॉलेज से बना रहा है। सेल्फ का मतलब है अगेन ये इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात कर रहा है। तो आई होप आप ये चीज तो समझ गए कि जो जॉन रॉल्स का जो थ्योरी है दैट इज ऑब्वियसली इंडिविजुअलिस्टिक, वो इंडिविजुअल से रिलेटेड तो डेफिनेटली है, ठीक है। बट जो कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो ये बोलता है कि देखो, जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे इंडिविजुअल है, अगर इंडिविजुअल को कोई भी रूल बनाना है, कोई भी लॉ बनाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ के बारे में नहीं सोचता है ना। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, वो अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचता है, वो अपने ट्राइब्स के बारे में सोचता है, वो अपनी सोसाइटी के बारे में सोचता है, वो अपने नेशन के बारे में सोचता है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर आपको कोई भी एक डिसीजन लेना हो तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेंटर पे रखकर डिसीजन लेंगे या फिर आप अपने साथ अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, कम्युनिटी, सोसाइटी, ट्राइब सबके बारे में सोचेंगे, राइट। सो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये है, का कहना ये है कि कोई भी पर्सन कभी भी एक एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल नहीं होता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल मतलब पूरी तरीके से अकेला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो टोटली आइसोलेटेड है। अगर वो सोसाइटी में रह रहा है तो सोसाइटी के आसपास की चीजें भी तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही हैं, राइट। तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल जो रूल बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के नॉलेज से ही बना रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, राइट। तो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट का सीधा सा कहना यह है कि ये जो पर्सपेक्टिव है कि जो बोल रहा है कि हर चीज खुद ही कर लेता है, ये चीज टोटली गलत है। तो जॉन रॉल्स के इस कंसेप्ट को इन्होंने इस तरीके से गलत करने की कोशिश की। सेकेंड चीज, अब देखिए, साथ ही साथ कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है कि एरिस्टोटल बोल के गए हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। सो मैन अगर सोशल एनिमल है तो उसको तो सोसाइटी के अंदर रहना चाहिए। तो क्या मैन जो है वो आइसोलेटेड सेल्फ हो सकता है क्या मैन खुद अपने आप में ही एक एंड हो सकता है? मतलब जितनी भी उसकी नीड्स है, जो कुछ भी उसे चाहिए, क्या हर चीज वो खुद से प्रोवाइड कर सकता है? क्या उसको सब कुछ खुद से मिल सकता है? द आंसर इज नो, राइट। इसीलिए उसको नीड किसकी है? उसको नीड है सोसाइटी की, उसको नीड है कम्युनिटी की। और सेकेंड चीज, जब नेचर ने ह्यूमंस को एक सोसाइटी के अंदर बनाया, एक कम्युनिटी के अंदर बनाया, तो क्यों ह्यूमन एक इंडिविजुअल बेसिस बनकर आइसोलेटेड सेल्फ में रहने की कोशिश करेगा, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है उनके द्वारा। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए। तो आई होप आप ये समझ गए कि कम्युनिटेरियनिज्म एग्जैक्टली किस तरीके से रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज कर रहा है। अब देखिए, जो रॉल्स हैं, रॉल्स बोलते हैं कि जो मैन होता है ही इज एन अनएनकम्बर्ड सेल्फ। अनएनकम्बर्ड सेल्फ का मतलब है उसको किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद में अपने आप में एक एंड है। बट जब हम माइकल सैंडल की बात करते हैं जो कि कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, वो बोलते हैं कि मैन इज नॉट एन अनएनकम्बर्ड सेल्फ बट मैन इज एन एम्बेडेड सेल्फ। तो मैन एंड जो एम्बेडेड सेल्फ की बात करते हैं, एम्बेडेड का मतलब होता है एम्बेडेड इनटू समथिंग। तो किस चीज के अंदर एम्बेडेड है? इट इज एम्बेडेड इनटू सोसाइटी, इनटू कम्युनिटी, राइट। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ जो माइकल सैंडर है, माइकल सैंडर का एक और क्रिटिसिज्म ये है जॉन रॉल्स का। देखो, जॉन रॉल्स क्या बोलते हैं? जॉन रॉल्स का कहना यह है कि अगर हमें जस्टिस को फेयर बनाना है तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल है जो कि उस जस्टिस के रूल को बनाएगा, सबसे पहले उसको व्हील ऑफ इग्नोरेंस में आना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहे उसको ओरिजिनल पोजीशन पे आना पड़ेगा। बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो माइकल सैंडर का बोलना यह है कि क्या कोई पर्सन कभी भी ओरिजिनल पोजीशन पे जा सकता है? क्या कोई पर्सन कभी
ये सोचकर, ये मतलब अपनी सारी की सारी ट्रू रियलिटीज, जो भी उसके आसपास की रियलिटी है, उसको साइड में रखकर कोई भी डिसीजन ले सकता है? क्या आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, इन सबको आप बिल्कुल भी मद्देनजर ना रखें, मतलब इनको आप ध्यान में ना रखें? क्या ऐसा हो सकता है? ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक इंडिविजुअल जब भी कोई डिसीजन लेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उसके अंदर जो आसपास की कम्युनिटी है, जो भी उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डेफिनेटली शो अप होते ही होते हैं। राइट, यही कहना है माइकल सैंडर्स का। तो माइकल सैंडर का सीधा सा कहना यह है कि जॉन रॉल्स जो हर बात पे ये कहते हैं कि हर चीज इंडिविजुअल खुद कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। जब पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको कम्युनिटी की हेल्प चाहिए, और कम्युनिटी की हेल्प चाहिए इसका मतलब आपको सोसाइटी की हेल्प चाहिए। सो कम्युनिटी, सोसाइटी ये सब कंबाइन करके ये शो करती है कि मैन इज नॉट एन एंड इन हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब वो अपने आप में ही एंड नहीं है, उसको डेफिनेटली जरूरत है बाकी एलिमेंट्स की भी, जिसके अंदर सोसाइटी, कम्युनिटी, ये सबके सब आते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ गए। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि किसी भी इंडिविजुअल के जो डिसीजंस भी हैं, वो डिसीजंस भी ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ले रहा है। उसके डिसीजंस उसकी सोसाइटी के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, फैमिली के द्वारा, इन सब के द्वारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज को भी समझ चुके हैं। ऑलराइट, अब देखिए, अब हमें एक पर्सपेक्टिव और समझना है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि देखो, कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट जो है, उनका कहना यह है कि जब आप जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को इंटीग्रेट करके एक बना दें। ठीक है, जस्टिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मान लो कि एक सोसाइटी है, ठीक है, अगर सोसाइटी है, अगर ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, अगर एक बहुत सारे इंडिविजुअल, जस्ट सपोज ऑल दीज आर इंडिविजुअल्स, तो इसका जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि इन सब के लिए हम एक कॉमन लॉ बना दे। क्या ये जरूरी है कि ये सबके सब एक कॉमन तरीके से ही रह रहे हो? क्या इन सबका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो स्टाइल ऑफ लिविंग है, क्या वो सब कुछ सेम होगा? नहीं होगा ना। देखिए, हर एक पर्सन का जो स्टाइल ऑफ लिविंग होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। जो उनके वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, आइडिया सिस्टम होते हैं, वो सब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है कि जब आप जस्टिस की बात कर रहे हो तो जस्टिस में आप हर चीज को इंटीग्रेट मत करो, बिकॉज हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से रहता है। सो ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल सेम है, हर एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट है। तो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं कि जो जस्टिस है, इट इज नॉट अबाउट इंटीग्रेशन, इट इज अबाउट डिफरेंशिएशन। मतलब कि एक सोसाइटी अगर है तो उस सोसाइटी के कुछ लोगों को कुछ और राइट्स चाहिए होंगे, कुछ और की नीड्स कुछ और होंगी, और हो सकता है कि जो थर्ड सेक्शन है उनकी नीड्स कुछ और हो। राइट, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट है, ये बहुत ही ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड आ चुका है अभी के टाइम में, जिनका कहना यह है कि जस्टिस इज नॉट अबाउट इंटीग्रेशन, रादर इट इज अबाउट डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको अलग तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। उनको सबको एक सिंगल इंडिविजुअल बनाकर मत ट्रीट करो, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करो। जिसको जिस तरीके की जरूरत है उसको उस तरीके से ट्रीट करो। राइट, सो आई होप आप ये भी चीज समझ गए, ये भी एक कंसेप्ट समझ गए। सो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर हम जॉन रॉल्स वर्सेस कम्युनिटेरियनिज्म के अलग अलग पॉइंट्स को लेकर आ रहे हैं। देखिए, जैसे कम्युनिटेरियनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है विल किमलिका। देखिए, विल किमलिका का मतलब जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि वो कहते हैं कि जब जस्टिस की बात करते हैं जॉन रॉल्स, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी की वैल्यू को छोड़ देते हैं। वो इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है, इसमें कोई गलत नहीं है, बट कम्युनिटी की वैल्यू को आप डिक्लाइन नहीं कर सकते, ऐसा कहना है विल किमलिका का। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए। अब देखो, यहां पर एक चीज समझना है कि जैसे आप अगर खुद एक इंडिविजुअल है, जैसे सपोज आप अपना एग्जांपल लीजिए, टेक एग्जांपल ऑफ यू योरसेल्फ। अब देखो, जब आप हैं, आप जब भी किसी एक चीज को अचीव कर लेते हैं, जैसे सपोज यू गेट सक्सेस इन समथिंग, ठीक है, तो क्या उस सक्सेस को आप अपने इंडिविजुअल लेवल तक रखकर ही खुश होते हैं, या फिर यू ट्राई टू शेयर इट विद योर फैमिली, कम्युनिटी, अपने सोसाइटी, आप इनके साथ शेयर करके तब ज्यादा खुश होते हैं। राइट, सो देखो, विल किमलिका का भी कहना यह है और कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट का भी कहना यह है कि जब भी कोई इंडिविजुअल है, जब भी वो हैप्पीनेस के अंदर आता है, हैप्पीनेस, तो वो हैप्पीनेस शेयर करता है खुद के साथ नहीं, वो सिर्फ इंडिविजुअल सेल्फ में आकर शेयर नहीं करता है, बट अपनी फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ, इन सब के साथ वो शेयर करता है। और एक इंडिविजुअल को खुशी तभी होती है जब वो आसपास की कम्युनिटी के साथ मिलकर रहता है, सोसाइटी के साथ मिलकर रहता है। उस इंडिविजुअल को खुशी नहीं होगी अगर वो अकेला आइसोलेटेड सेल्फ की तरह एक रूम के अंदर बंद हो। राइट, वो उतना खुश शायद ना हो, बट अगर वो कम्युनिटी के साथ, सबके साथ अच्छे से रहता है, राइट, तब उसको ज्यादा खुशी होगी। राइट, यहां पर एक कंसेप्ट दिया जाता है कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा कि सेल्फ जो है, इट्स नॉट प्रायर टू कम्युनिटी। सेल्फ इज नॉट प्रायर टू कम्युनिटी। सीधा सा मतलब ये है कि जो सेल्फ है, मतलब इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअलिज्म है, वो प्रायर नहीं है,
वो कम्युनिटेरियनिज्म के बाद, वो कम्युनिटी के बाद आता है। मतलब कम्युनिटी हमारी टॉप पे आती है। अगर हम कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अगर आप कम्युनिटी की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली हर एक इंडिविजुअल के बेनिफिट की बात भी हो जाएगी। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो देखो, इसके थ्रू हमने अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है, उन सबके थ्रू हमने कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट और जो रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस है, दोनों के बीच के एग्जांपल समझे, दोनों के बीच के डिफरेंसेस समझे, दोनों के बहुत सारे हमने स्कॉलर्स की बात की, हमने अलग अलग व्यू पॉइंट्स के बारे में बात की, हमने डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड करने की कोशिश की एज टू हाउ हम दोनों के बीच में एक डिफरेंस को ला सकते हैं। अब देखिए, अब आता है हमारे आंसर का लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर। अब देखिए, आगे जाकर यह होता है कि जॉन रॉल्स एक और किताब लिखते हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, और पॉलिटिकल लिबरलिज्म में वो एक चीज को अग्री करते हैं, वो मानते हैं कि देखो, जो जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल तो नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम हर तरफ आंख बंद करके जस्टिस को बनाना स्टार्ट कर दें और वो चीज यूनिवर्सल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि एक सिंगल एक जस्टिस का थ्योरी हम नहीं बना सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकता मैं कि एक थ्योरी ऑफ जस्टिस बना दूं और पूरे वर्ल्ड को बोलूं कि आप उसी को फॉलो करो। सीधे शब्दों में कहें, हर एक पर्सन के लिए जस्टिस अलग हो सकता है, राइट। किसी और पर्सन के लिए जस्टिस कुछ और है, तो किसी और के लिए जस्टिस कुछ और है, राइट। तो सीधा सा कहना यह है कि बाद में जॉन रॉल्स भी इस चीज को मान गए थे। जॉन रॉल्स भी इस चीज को मान गए कि जो जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल नहीं है, राइट। बट ये एक ओवरलैपिंग कंसेंसस है, ओवरलैपिंग कंसेंसस है। इसका मतलब यह है कि देखो, अगर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो अगर कुछ कह देगा तो वो जस्टिस नहीं होगा, वो हम समझ सकते हैं। बट देखो, अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो अपना अपना अलग अलग थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, तब इन सबको लिंक करके हम एक कॉमन थ्योरी ऑफ जस्टिस तो निकाल सकते हैं, राइट। और उस कॉमन थ्योरी ऑफ जस्टिस को प्रॉपरली प्रैक्टिकल वे में हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, राइट। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग कंसेंसस ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, सो आई होप आप इस चीज को समझ गए। अब देखो, अपने आंसर को एंड करते करते आपको कोशिश करनी है कि जो कम्युनिटेरियन जो स्कूल ऑफ थॉट है, देखो आपने अभी तो ये चीज तो डेफिनेटली देख लिया कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। इसने जॉन रॉल्स को इसने ऑलमोस्ट गलत प्रूव कर दिया। सो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसकी हमें डेफिनेटली अपने आंसर को एंड करने से पहले एक तारीफ करनी होगी। तो हमें बताना होगा कि किस तरीके से जो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट है उसने प्लूरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। मतलब उसने इंडिविजुअलिज्म से थोड़ा सा फोकस हटा करके कम्युनिटी की तरफ वो फोकस जो है वो लेकर आया। साथ ही साथ जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिस के एक मोनिस्टिक कंसेप्ट के अंदर तरफ जा रहा था। मतलब मोनिस्टिक कंसेप्ट के मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरह जॉन रॉल्स का कंसेप्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस निकल रहा था। तो इसको प्रॉपर्ली ब्रेक करने के लिए, इसको प्रॉपर्ली चैलेंज करने के लिए जो एक स्कूल ऑफ थॉट आई, दैट वाज कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट। और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। इसने काफी हद तक जॉन रॉल्स को चैलेंज भी किया। यहां तक कि जैसा हमने डिस्कस किया, जॉन रॉल्स ने अपने नेक्स्ट बुक के अंदर इस चीज को माना भी, इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि जस्टिस एज फेयरनेस जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ जाता है? इट ऑल गोज टू कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ, जो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट है। आई होप आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन थे, जस्टिस एज फेयरनेस का टॉपिक, जो कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट है, इन दोनों के बीच का जो लिंक है, देन हमने अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में बात की। आई होप आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स प्रॉपर्ली क्लियर हो गए। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डे 4 जो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ डे 4 के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं, जो हमारा अप्रोच है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द अप्रोच ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेज कि जस्टिस एज फेयरनेस by Rawls is different from the idea of justice as proper placement of Aristotle. Examine the view comparing Rawls theory of justice with that of Aristotle's. ठीक है, देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। स्टिल मैं आपको समझाता हूं। देखो, जो पिछला हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसके अंदर हमने जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। तो हमने जस्टिस एज फेयरनेस को तो प्रॉपर्ली समझ लिया, राइट। अब जस्टिस एज फेयरनेस को जो आपने समझ लिया, तो आप एक चीज तो जानते हैं कि जस्टिस एज फेयरनेस जो है वो बात करता है कि किस तरीके से हम एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर या फिर एक नेशन के अंदर एक फेयर जस्टिस ला सकते हैं, राइट। तो बोलता है कि किस तरीके से जो रॉल्स का जो जस्टिस एज फेयरनेस का कंसेप्ट है, यानी कि रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ जस्टिस से डिफरेंट है। बिकॉज एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका कंसेप्ट क्या है? जस्टिस एज प्रॉपर प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉपर प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है। बट आई होप आप क्वेश्चन मीनिंग समझ गए कि रॉल्स का जो मेन थ्योरी है दैट टॉक्स अबाउट जस्टिस एज फेयरनेस, एंड जो एरिस्टोटल है उनका थ्योरी बात करता है जस्टिस एज प्रॉपर प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज टू एग्जामिन। एग्जामिन करना मतलब है स्टेटमेंट को हमें चेक करना है। ठीक है, चेक करना है कि क्या चीज सच है या फिर गलत है। अब हमें एग्जामिन करने के लिए भी एक डायरेक्टिव दिया गया है और इस डायरेक्टिव के अंदर बोला गया है कि हमें कंपेयर करना है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को
एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस से। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर कि हमें यहां पर जो क्वेश्चन के दो मेन जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, और सेकंड इज एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है, आई होप आपको वो प्रॉपर्ली क्लियर हो गया, बिकॉज अभी हम लास्ट 20-25 मिनट से यही चीजें प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हैं। और जो एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो मैं आपको थोड़ी देर में इस आंसर के अप्रोच के साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डायरेक्टली हम आंसर के अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन में एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस से कंपेयर करने को बोला गया है। सो इन दोनों के बीच में कॉमन लिंक क्या है? द कॉमन लिंक इज जस्टिस, राइट। सो आपको ये चीज पता चल गई कि क्वेश्चन का जो कोर डिमांड है दैट इज अराउंड जस्टिस। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है पिछले वीडियोस के अंदर कि हमेशा इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट करना है वो कोर डिमांड से स्टार्ट करना है, जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, ताकि आप एग्जामिनर जो आपका पेपर इवेल्युएटर है आप उसको ये चीज समझा सके कि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया, बिकॉज आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मेन कोर थीम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? विल टॉक अबाउट जस्टिस। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जस्टिस की इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर या फिर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, राइट। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जस्टिस इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से जो जस्टिस है उसको हम वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड जो कंटेस्टेड कंसेप्ट है वो कहते हैं। साथ ही साथ जस्टिस जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी का एक सेंट्रल कंसेप्ट है, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है, राइट। ये सब चीजें हम बताएंगे। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि जस्टिस एग्जैक्टली है क्या। जस्टिस की वैल्यू तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जो पहली है वो है कि कोई भी चीज जस्ट होनी चाहिए, जस्ट मतलब सही होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है जस्टिस जो है वो राइट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब समथिंग शुड बी राइट या फिर समथिंग शुड बी करेक्ट, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो बात करता है कि कोई भी चीज रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में लॉजिकल होनी चाहिए। तो ये तीनों कीवर्ड्स हैं जो कि जस्टिस को डिफाइन करते हैं। सो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जस्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से वो एक सेंट्रल कंसेप्ट है, किस तरीके से वो एक कंटेस्टेड कंसेप्ट है, और आप जस्टिस के जो वैल्यू है, जो मेन मीनिंग है जस्टिस का, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप जो मेन इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है आप वो समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन के बॉडी पार्ट को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। अब यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा है कि जस्टिस जो है एक वो कंटेस्टेड कंसेप्ट है। सो आप जानते हैं एक गैली नाम के एक पर्सन है, राइट। गैली जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने जस्टिस के ऊपर एक कंसेप्ट लिखा है, जिन्होंने बोला है कि जस्टिस जो है वो एक असेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट है, असेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट है और हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप समझ गए। सो डब्ल्यू.बी. गैली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिन्होंने बोला है कि जस्टिस जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही कंटेस्टेड कंसेप्ट है। कंटेस्टेड का मीनिंग क्या है? कंटेस्टेड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास कोई भी एक फिक्स्ड डेफिनेशन प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारे पास इसके मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। मल्टीपल डेफिनेशन का सीधा सा मतलब क्या है कि हमारे पास वेरियस स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि जस्टिस के बारे में बात करते हैं, जो कि अपने अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि जस्टिस क्या है। जैसा कि अभी अगर आप एग्जांपल लेंगे तो ये क्वेश्चन किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है एरिस्टोटल और जो जॉन रॉल्स है उनके बारे में। बट हमें पता है कि प्लेटो ने भी जस्टिस के बारे में बताया था, प्लेटो ने भी अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, राइट। तो एक चीज तो हम समझते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जो कि जस्टिस के बारे में बता रहे थे, राइट। इसका मतलब है कि जस्टिस के बारे में हमारे पास कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये कंटेस्टेड वो बहुत ही एक कंटेस्टेड कंसेप्ट है। मतलब ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर पूरी तरीके से क्लैरिटी अभी तक आई नहीं है, मतलब ये पता नहीं चला कि एग्जैक्टली हम जस्टिस किसको बोल सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में पूछा गया है। अब पहला जो सिंपल वर्ड्स में हमें समझना है वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कि एरिस्टोटल और जो जॉन रॉल्स है उस थ्योरी ऑफ जस्टिस, दोनों के थ्योरी ऑफ जस्टिस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो किसके बारे में बात करता है, राइट। अब देखिए जो एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ जस्टिस है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एरिस्टोटल बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग से आते हैं, मतलब ट्रेडिशनल टाइम से आते हैं। सिंपल वर्ड्स में एरिस्टोटल जो है वो एंशियंट ग्रीस के एक स्कॉलर है, राइट। प्लेटो के जो डिसाइपल थे एरिस्टोटल, उस टाइम मतलब वो है उनका टाइम फ्रेम। सो एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्लस एक बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू प्रोवाइड करते हैं वो जस्टिस के बारे में। ट्रेडिशनल मतलब समथिंग दैट इज नॉट मॉडर्न, मतलब जो हम लोग आज फॉलो करते हैं उसके पहले के जो व्यूज है वो एरिस्टोटल फॉलो करते थे, और साथ ही साथ बहुत ही कंजर्वेटिव मतलब अप्रोच फॉलो करते थे। कंजर्वेटिव मतलब वो कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहे थे, मतलब जो भी उस टाइम प्रेवलेंट था उसी चीज को उन्होंने अपने जस्टिस की थ्योरी के अंदर बताया है, ठीक है। अब देखो जो उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस है एरिस्टोटल का, उसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल जस्टिस या फिर ठीक है प्रोपोर्शनेट जस्टिस, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब देखिए वर्ड को समझिए, तो वर्ड सेज प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट से अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड निकालो दैट इज प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन का मतलब होता है मतलब जिसको जैसी चाहिए या फिर जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना ही मिलना चाहिए, इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब अगर मुझे इतना मिला है तो उसको भी इतना मिलना चाहिए, राइट। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल वर्ड्स में प्रोपोर्शन। ऑलराइट, अब देखो, अब हम समझते हैं कि जस्टिस के थ्योरी के अंदर एरिस्टोटल ने क्या समझा है। एरिस्टोटल बोलते हैं कि जस्टिस के दो डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, क्या क्या डायमेंशंस है उसे हम समझते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो फर्स्ट डायमेंशन है उसे हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर क्या बोलते हैं, देखो एरिस्टोटल का मानना यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल सेंस में होता है। पॉलिटिकल सेंस में मतलब कि जब भी आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर हो, मतलब आपको कोई रूल्स बनाने हो, आपको कोई भी लॉ बनाने हो, ठीक है, तो उन सब चीजों में जो जिस टाइप का जस्टिस आपको फॉलो करना है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सीधे शब्दों में समझे तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कीवर्ड क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, कुछ चीजें को बांटना, ठीक है, समथिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कुछ किसी चीज को बांटना। अब देखिए समझिए, बांटने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, राइट। अगर हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है बट जो हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमारे पास एवर इंक्रीजिंग है, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, तो किस तरीके से इस रिसोर्सेस को हम इस एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड करें, तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि सबके पास इक्वल शेयर जाए, इक्वल शेयर। नाउ इक्वालिटी की बात करते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर एरिस्टोटल का सेंट्रल कंसेप्ट यह है कि हर एक पर्सन के पास जब कोई रिसोर्सेज जाते हैं तो दैट शुड बी इक्वल जो कि बाकियों को मिल रहे हैं। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपको क्लियर है, ठीक है। दिस इज इजी कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है बट ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, अब हम समझते हैं कि सेकंड डायमेंशन क्या है जो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो देते हैं एरिस्टोटल। उसके अंदर बोलते हैं जो सेकंड कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। नाउ रेक्टिफिकेटरी का सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो रेक्टिफिकेटरी का मतलब है जब कोई एक चीज गलती हो चुकी है, मतलब जब एक गलती हो चुकी है तो अब उसे रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने का सीधा सा मतलब होता है भूल को सुधार करना, ठीक है, किसी भी गलती को सुधारना उसे कहते हैं रेक्टिफाई करना। तो देखो, अगर हम वर्ड से समझे तो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का मतलब है कि एक गलती हो गई है उसी को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से एरिस्टोटल ने इसको यूज किया, इसको हम समझते हैं पहले तो। नाउ जिस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस था वो एरिस्टोटल ने कहा था कि वो पॉलिटिकल साइंस में यूज करना है, तो एरिस्टोटल ने बोला कि जो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस है वो आपको जब भी यूज करना है जुडिशरी के सेंस में यूज करना है। जुडिशरी क्या बोले गए, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस के अंदर ये बोला गया कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन कोई गलती करता है तो उसकी पनिशमेंट में भी उसको सेम तरह की या फिर सेम लेवल की दिक्कतें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन का एक हाथ तोड़ दिया तो उस पर्सन का भी एक हाथ तोड़ दो, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। इसे कहते हैं रेक्टिफिकेटरी जस्टिस और इसका जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल, मतलब जितना पेन एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को दिया है उतना ही पेन उस पर्सन को एज अ पनिशमेंट में दो, राइट। तो क्या हुआ, जस्टिस मिल गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेटरी जस्टिस दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। नाउ देखो, इस चीज को सुनकर आपको डेफिनेटली एक चीज तो, अगर आपने इस चीज को पहली बार सुना है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस को, तो आपको एक चीज तो समझ आ गया होगा कि अभी के मॉडर्न टाइम में तो ये चीज बिल्कुल चलने वाला नहीं है, राइट। दिस इज नॉट ट्रू, और ऐसा नहीं होता अभी के टाइम में, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने एक आंख फोड़ दी तो उसका भी एक आंख फोड़ दो, इस तरीके से जस्टिस नहीं चल सकती है, राइट। हाउ गांधी से, महात्मा गांधी ने क्या बोला, महात्मा गांधी ने बोला कि अगर हम आंख के बदले आंख लेंगे, यानी कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। सेम चीज यहां पर रेक्टिफिकेटरी जस्टिस के अंदर एरिस्टोटल बोलते हैं, उनका कहना यह है कि आई के बदले आई ले ही लो, राइट। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए प्रॉपर्ली। चलो अब थोड़ा पॉजिटिव सेंस में हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझते हैं। एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था उसके अंदर दो स्टेटमेंट्स आते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, ठीक है। सीधे शब्दों में बोले कि अगर दो इक्वल पर्सन है, ए मान लो और बी मान लो, दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को अनइक्वली ट्रीट करना गलत होगा। देखो, अगर मैं आपको सीधे समझने वाले एग्जांपल्स दूं तो देखो, मान लेते हैं कि देयर आर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी और दोनों को अपने एग्जामिनेशन के अंदर 90 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ जॉब ओपनिंग, लेकिन इस जॉब ओपनिंग में सिर्फ एक वैकेंसी है, तो आप किस पर्सपेक्टिव से इन दोनों में से किसी एक को चूज करोगे, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पर्सपेक्टिव पे चूज करना है। तो अगर आप मान लीजिए ए को चूज कर लेते हैं तो बी के साथ गलत हो जाएगा, अगर आप बी को चूज कर लेते हैं तो ए के साथ गलत हो जाएगा। तो यही चीज कहना है एरिस्टोटल का।
एरिस्टोटल का बोलना यह है कि इट इज अनजस्ट, वो गलत होगा अगर हम इक्वल लोगों को, मतलब दो इक्वल लोग थे उनको अगर हम अनइक्वली ट्रीट करेंगे, मतलब कि एक को हमने चूज कर लिया पर दूसरे को छोड़ दिया, तो ये चीज इसके साथ अनजस्ट हो गई, मतलब ये इसके लिए जस्टिस नहीं हुई, यानी कि ये हमारी थ्योरी ऑफ जस्टिस नहीं हो सकती। तो पहली चीज तो हमें ये समझना है कि एरिस्टोटल को बोलना, मतलब एरिस्टोटल का बोलना ये है कि ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर हम किसी भी दो पर्सन को या फिर जितने भी इक्वल पर्सन है उसको अगर हम अनइक्वली ट्रीट करेंगे तो वो चीज गलत होगा। साथ ही साथ एरिस्टोटल एक और कंसेप्ट बोलते हैं साथ ही साथ ये भी अनजस्ट होगा अगर हम अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करते हैं। ठीक है, समझिए इस चीज को। पहले तो उन्होंने बोला कि जो इक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट नहीं करना है, अब वो बोल रहे हैं कि जो अनइक्वल लोग हैं, मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है, और मान लीजिए ए के 40 नंबर आए हैं, बी के 90 नंबर आए हैं, अब जॉब ओपनिंग है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पर 2 वैकेंसी है, तो अगर दोनों को जॉब मिल गई तब तो बी के साथ गलत हो गया ना, बिकॉज बी ने अपनी प्रॉपरली पढ़ाई की, अपनी स्टडीज की, उसने 90 नंबर लाए, उसने मेहनत की। ए ने उतनी मेहनत नहीं की, बट स्टिल उसको जॉब मिल गई और जॉब भी दोनों को बिल्कुल इक्वल वाली मिल गई, तो बी के लिए यहां पर बेनिफिट कैसे हुआ, बी के लिए जस्टिस कैसे होगा, राइट? ये चीज भी गलत है। तो ये दोनों ही चीजें यहां पे एरिस्टोटल समझाते हैं। सो आई होप आप एरिस्टोटल का जो मेन थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो आप समझ गए। अब देखो, एक तो ऊपर रेक्टिफिकेटरी जस्टिस और ये नीचे अनइक्वल्स के इक्वली और इक्वल के अनइक्वली वाला जो कंसेप्ट है, ये दोनों चीजें आप समझ के, ये एक चीज तो समझ गए होंगे कि मॉडर्न टाइम्स में ये दोनों ही कंसेप्ट बिल्कुल भी चलने वाले नहीं है, राइट? अभी के टाइम में ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि अगर हम किसी अनइक्वल पर्सन को, मतलब मान लो कि कोई पर्सन डिसएडवांटेज सेक्शन का है, अगर हम उसे कोई रिजर्वेशन देकर ऊपर ना उठाएं, उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ना करें, तो ये चीज उसके लिए गलत हो जाएगी, राइट? तो ये चीज मॉडर्न टाइम्स में चलने वाली नहीं है। अब देखिए, जो आप इन दोनों चीजों को समझ गए कि अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली एंड सिमिलरली इट इज अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली, तो इसी चीज को बोला जाता है अरिस्टोटल के द्वारा द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्लेसमेंट? देखिए, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा था आपको याद है? देखो, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन के अंदर यही बोला जाता है कि रॉल्स की थ्योरी का नाम तो दिया गया जस्टिस एज फेयरनेस, और एरिस्टोटल की थ्योरी का नाम दिया गया था जस्टिस एज प्रॉपर प्लेसमेंट। मतलब वही जो हमने बात की, इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट नहीं करना है और अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट नहीं करना है, इसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन करने को बोला गया था। सो आई होप आप एरिस्टोटल के जस्टिस एज प्रॉपर प्लेसमेंट को पहली बात तो प्रॉपरली समझ गए, ठीक है? अब देखिए, जैसे आप समझ गए तो आप ये एक चीज जैसा हमने बात की ये भी समझ गए कि एक तो रेक्टिफिकेटरी वाला जस्टिस और सेकंड इक्वल अनइक्वल अनइक्वल इक्वल वाला जो कंसेप्ट है, ये दोनों ही मॉडर्न टाइम्स में चलने वाला नहीं है। इस चीज के कारण जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो उतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है प्रेजेंट टाइम्स में, ठीक है? सो आई होप आप इतना समझ गए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जॉन रॉल्स की। अब जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई होप आपको वो चीजें याद होंगी, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग आपको याद है जॉन रॉल्स क्या कहते हैं? लिबरल प्लस इगैलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस। लिबरल मतलब इंडिविजुअल्स को फोकस देते हैं, इगैलिटेरियन मतलब इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है? मतलब सबको प्रॉपर्ली जस्टिस मिलनी चाहिए। सेकंड चीज वो बोलते हैं जो भी जस्टिस होगी वो रैशनल प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। रैशनल मतलब कि प्रॉपर्ली सोची समझी होनी चाहिए, दिमाग लगा के, जैसा कि आपको याद होगा व्हील ऑफ इग्नोरेंस वाला जो कंसेप्ट था, मतलब कि किसी भी तरीके का बायसनेस जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जस्टिस के अंदर नहीं आ रहा है, राइट? साथ ही साथ अब देखो, जॉन रॉल्स यहाँ पर 3 प्रिंसिपल्स भी देते हैं। इन 3 प्रिंसिपल को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है वो बोलता है इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, इक्वालिटी प्रिंसिपल। इक्वालिटी प्रिंसिपल का सीधा सा मतलब ये है कि हर एक पर्सन, ईच पर्सन जो है, ईच इंडिविजुअल जो है, उसको प्रॉपर इक्वालिटी प्लस राइट टू लिबर्टी, ये सब चीजें मिलनी चाहिए। तो इक्वालिटी प्रपोर्शन क्या बात करता है? सबको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है? सेकंड जो प्रिंसिपल है उसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहां पर बोला जाता है कि जो भी स्टेट है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, उसको ये चीज इंश्योर करना चाहिए कि हर एक पर्सन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ताकि एटलीस्ट उसे अपने टैलेंट को शो करने का मौका तो मिले, राइट? ये मौका प्रोवाइड करने की जो बात है वो बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल के अंदर जॉन रॉल्स। और एक और प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं जिसे हम कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल। नाउ डिफरेंस प्रिंसिपल को देखो, सीधे शब्दों में समझो कि मान लो एक की सोसाइटी है, ठीक है? सोसाइटी के अंदर मान लीजिए कि एक कम्युनिटी ऐसी है जो कि डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है। तो जॉन रॉल्स का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि इट इज, देखो ये तो इंपॉर्टेंट है कि इन सबको आप सब कुछ इक्वल प्रोवाइड करो, ये सब अच्छी चीज है, बट ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको आप ज्यादा प्रोवाइड करो। मतलब इनको आप इक्वल प्रोवाइड ना करो, मतलब इनके बराबर प्रोवाइड नहीं करना है, इनको आपको ज्यादा प्रोवाइड करना है, मोर प्रोवाइड करना है। सिंपल वर्ड में इनको अनइक्वली प्रोवाइड करना है। मतलब अनइक्वली मतलब इसके जो बाकी सोसाइटी है उनके पर्सपेक्टिव में इनको ज्यादा प्रोवाइड करना है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा दो, बिकॉज ये लोग काफी नीचे हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। चलिए,
इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है यहां पर इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी के बीच में। ठीक है, आई होप आपको इक्वालिटी और इक्विटी के बीच का डिफरेंस पता होगा, बट स्टिल जस्ट लेट मी टेल यू। ऑलराइट, इसके लिए पहले हम लोग एक ओरिजिनल पोजीशन लेते हैं। जैसे सपोज देयर आर 4 पीपल ए बी सी डी। मान लेते हैं कि चारों कुछ जॉब करते हैं, ठीक है। एंड जस्ट सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर ए जो है वो पर मंथ 100 रुपीज कमाता है, बी जो है पर मंथ 150 रुपीज कमाता है, सी जो है पर मंथ 200 रुपीज कमाता है, एंड जस्ट सपोज कि डी सिर्फ 50 रुपए कमाता है। ठीक है, ऑलराइट, अब देखिए, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट आती है, ठीक है, और गवर्नमेंट बोलती है कि अब हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। और इक्वली ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम सबको एक कुछ एक्स्ट्रा कैश बोनस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कैश बोनस कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करना है ताकि सोसाइटी में सबको बेनिफिट हो और सबकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो। ठीक है, अब देखो, सो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सबको यहां पर हम 50-50 रुपए एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। तो इसको जो आपने 50 रुपए दिया, तो अब इसके पास टोटल 150 हो गए। ठीक है, इसको भी आपने 50 दिया, इसको भी आपने 50 दिया और इसको भी आपने 50 दिया। अब जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखो, अगर आप ध्यान से सोचो, ए बी और सी इन तीनों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, जो ऑलरेडी काफी अच्छी थी, वो तो और बेटर हो गई। बट अगर आप डी के बारे में बात कीजिए, जो ऑलरेडी 50 रुपए कमा रहा था, वो अभी तक सिर्फ 100 रुपए तक ही पहुंच पाया है। मतलब इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी काफी ज्यादा डाउन है। सो इसे कहते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबर का बांट दो। ठीक है, सबको अगर हमने बराबर का बांट दिया, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इक्वालिटी। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए। अब सेकंड कंसेप्ट है इक्विटी का। और देखते हैं इक्विटी क्या है। सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम लेते हैं। अब देखिए, सब कुछ यहां पर सेम लेते हैं। यहां पर मान लीजिए बात करते हैं, गवर्नमेंट फिर से आती है, गवर्नमेंट बोलती है इस बार हम सबको इक्वली मतलब हेल्प नहीं करेंगे, बट हम इक्विटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, सोसाइटी के अंदर इक्विटी मेंटेन करेंगे। अब मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है कि सबके पास कम से कम 200 रुपए होनी चाहिए, तभी उनकी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो पाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट का कहना यह है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का कहना यह है कि हर एक के पास कम से कम 200 रुपए होने चाहिए। अब देखिए, इस 200 को बनाने के लिए ए को अब 100 रुपए दिए जाएंगे, बी को 50 रुपए दिए जाएंगे, सी को 0 रुपए दिए जाएंगे और डी को 150 रुपीज दिए जाएंगे। नाउ इसे कहते हैं इक्विटी। और इक्विटी का कंसेप्ट यहां पर आप डिफरेंस प्रिंसिपल से कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जो सबसे नीचे था, जो सबसे डाउन था, उसको सबसे ज्यादा दिया गया, जो सबसे ऊपर था उसको कुछ भी नहीं दिया गया, जो जिसके पास जितना कम था उसको उतना ही दिया गया। ये कंसेप्ट जो है, ये सोसाइटी के लिए ये बिल्कुल गलत होता है कि हम सबको इक्वली बांट देते हैं। जो रिच है वो ऑल रिच हो जाता है और जो पुअर है वो और पुअर हो जाता है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। सो ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चलिए, लास्ट में हम एक चीज और डिसाइड कर सकते हैं, एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं कि जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल का कहना यह है कि जो इनइक्वालिटी है वो नेचुरल चीज है। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए वो नहीं बोलते, बट सिंपली बोलते हैं इनइक्वालिटी बहुत ही नेचुरल है। बट अगर आप रॉल्स की बात करोगे, रॉल्स ने उसी इनइक्वालिटी को प्रॉपर्ली यूज किया। यूज किस तरीके से किया कि जो सबसे ज्यादा अनइक्वल था उसको स्टेट ने सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया। राइट, सो उन्होंने जो अनइक्वल लोग थे, जो इनइक्वालिटी थी, उसको सही तरीके से यूज करके सोसाइटी को एक बेटर जस्टिस का वे प्रोवाइड करने की कोशिश की। आई होप आप यहां पर जो जस्टिस का कंसेप्ट था एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव से और जॉन रॉल्स के पर्सपेक्टिव से, दोनों ही चीजें प्रॉपर्ली समझ गए। ठीक है, अब देखो, जब आप अपने आंसर को एंड करोगे तो आप अपने आंसर को थोड़ा सा बेटर तरीके से एंड कर सकते हैं। देखो, एंड करने के लिए आप यहां बता सकते हो कि किस तरीके से एरिस्टोटल का व्यूज जो है वो मॉडर्न टाइम्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बता सकते हो, स्पेशली रॉल थ्योरी का जो सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल है, जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और थर्ड प्रिंसिपल जो डिफरेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, वो अभी के टाइम में कितनी ज्यादा यूजफुल है। राइट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल को लेकर के आप यहाँ पर इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में बात कर सकते हो। राइट, किस तरीके से भारत ने अपने रिजर्वेशन सिस्टम को कंटिन्यू रखा है, क्यों रिजर्वेशन सिस्टम को लाया गया है, ताकि जो इंडिया के अंदर जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको एक मौका मिल सके, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि वो आगे बढ़े और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर सके। जो सेक्शंस ऑलरेडी ऊपर है, राइट, उनको किसी भी तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया गया, जैसा हमने याद है इस एग्जांपल में देखा था। बट जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। देखो, देन ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट जो है वो भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम्स में ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली वीकर
मतलब एक ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इकोनॉमिकली बाकियों से वीकर है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए हैं। तो यही तो है वो डिफरेंस प्रिंसिपल जो कि एक्चुअली जॉन रॉल्स जिसके बारे में बात करते हैं, राइट। सो आई होप आप इस चीज को समझ गए। सो यही था हमारा एरिस्टोटल वर्सेस जॉन रॉल्स का जो मेन कंसेप्ट ऑफ थ्योरी था। तो हमने दोनों ही जो टॉपिक्स थी, जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, जो कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट और जो जॉन रॉल्स का जो स्कूल ऑफ थॉट था, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस समझा। और सेकंड में हमने एरिस्टोटल वर्सेस जॉन रॉल्स का जो स्कूल ऑफ थॉट था, दोनों समझा। सो एक चीज तो आप डेफिनेटली याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर जॉन रॉल्स के ऊपर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। और देयर इज अ गुड चांस कि कम्युनिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर भी पूछ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इन द लास्ट 150 टू 200 ईयर्स जो कम्युनिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ है, उसकी वाइडली रिकॉग्निशन काफी ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। और अभी के टाइम में दिस इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू हैव लर्नड समथिंग न्यू। आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस। प्लीज ट्राई टू रिवाइज योर कंसेप्ट्स एज ऑफन एज पॉसिबल, ठीक है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप सुन रहे हैं, हर चीज को आप कोशिश कीजिए सिलेबस के साथ लिंक करने की। इंटरलिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स को आप कोशिश कीजिए, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ डिवाइड, जो आप लिंक कर सकते हैं उस चीज को लिंक करने की कोशिश कीजिए। द मोर यू लिंक, जितने ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितने ज्यादा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा ही आप अपने आप को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे यूपीएससी के ऑप्शन के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एंड दिस इज सेम फॉर जीएस ऑल्सो, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा बेटर पोजीशन में आप ऑब्वियसली एग्जामिनेशन से पहले होंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज सम वॉट बेनिफिशियल टू यू। आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट डेफिनेटली मिला होगा। Thank you so much for listening to this, all this content, and see you in the next one.